तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पावर फैक्टर की। ठीक है, तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर। एक सिंपल सा पावर फैक्टर जब पहली बार आप सुन रहे हैं अपने कानों में तो उसका जो डेफिनेशन है, रेशियो किसका है, एक्टिव पावर टू दी अपरेंट पावर। इसका पहले मैं सिग्निफिकेंस बताता हूं, फिजिकल क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो मैं देखो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं पावर फैक्टर के बारे में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी इंजीनियरिंग में तो और बेहतर वे में, बहुत डीप वे में, अलग अलग तरीके से आप पावर फैक्टर को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, चलो अब मैं कोशिश करता हूं आपको पहला स्टेप लेने के लिए कि ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग cos फाइव से, cos फाइव। ठीक है, cos हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन, साइन cos tan इस तरीके का। और फाई क्या है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। कौन सा एंगल है, नॉर्मली अभी के समझो कि अभी आप नेटवर्क थ्योरी पढ़े हो तो अगर मुझे लोड एंड का पावर फैक्टर निकालना है, जिसका भी पावर फैक्टर निकालना है उसका वोल्टेज और उसके करंट के बीच का एंगल। अगर मुझे सप्लाई साइड का पावर फैक्टर निकालना है तो सप्लाई साइड का वोल्टेज और वहां का करंट, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, वो एंगल फाई कहलाता है। ठीक है, और कॉस के साथ उस फाई एंगल को कॉस के साथ लगा देंगे तो उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, बट इसका जो डेफिनेशन है वो अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये है आपका P डिवाइडेड बाय S, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगा है जहां का बिजली का बिल कैलकुलेट हो रहा है ना, बिजली का बिल कैलकुलेट हो रहा है, और उस एनर्जी मीटर में कहीं ना कहीं हम लोग एक्टिव पावर का कंजप्शन इनटू टाइम, तो पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी मीटर बोलते हैं। और वो घूमता रहता है, हर यूनिट का आप पे कर रहे हैं। आपके घर में अगर बल्ब चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, एसी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो कितने टाइम के लिए चला रहे हैं उसको एनर्जी, पावर इनटू टाइम दैट इज एनर्जी, और वो एनर्जी मीटर कैलकुलेट कर रहा है। बट एनर्जी मीटर पावर के साथ साथ एक चीज और कैलकुलेट कर रहा है, दैट इज पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहा है, इसका फायदा नुकसान क्या होगा, जब मैं पावर सिस्टम की बात करूंगा तब बहुत डिटेल में ले जाऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए ये समझिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ओपन करता हूं कि ये है हमारा पावर P, हमारा पावर P, और ये टोटल पावर है। इस टोटल पावर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, है ना, P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। इसका मतलब है ये एक रेशो है, ये रेशो क्या डिफाइन कर रहा है कि आउट ऑफ टोटल पावर, क्योंकि P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, मैंने बताया कि जब हमारा ये परफॉर्म करना था, हमें ये पूरा भरना था, कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही लगेगा, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों ही लगेगा। ये बात तो कंफर्म है, ये बात तो कंफर्म है कि कोई भी इवेंट हमें परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी, चाहे कोई भी लोड लगाना है, चाहे रेफ्रिजरेटर चलाना है, उस टैंक की जगह, जो टैंक भर रहे थे उसकी जगह आपके घर में फ्रिज ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, उसको अगर चलाना है आपको तो उसके लिए एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब अगर मैं मशीन की बात करूं जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, कहीं ना कहीं इंडक्टिव कॉइल है, तो वो कॉइल बिना रिएक्टिव पावर के तो वर्क करेगी नहीं, तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों की जरूरत होगी। तो असल में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने ये बोला कि एक काम करो, देखो एक्टिव पावर का तो आप पैसा देते हो, क्योंकि आपका जो एनर्जी मीटर वो क्या कैलकुलेट करता है, वो आपका एवरेज पावर कैलकुलेट करता है, ये एवरेज पावर कैलकुलेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बोला कि एक्टिव पावर जितना आप कंजम्पशन करो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप पे कर रहे हो क्योंकि, बट ये जो रिएक्टिव पावर का कंजप्शन है ना, ये जितनी जरूरत हो उतना ही करो, इसकी जितना जरूरत है उतना ही करो, बहुत ज्यादा इसका कंजप्शन मत करो, क्योंकि इसके कंजप्शन से बहुत सारी दिक्कतें होती है। वो क्या दिक्कतें होती है, रिएक्टिव पावर एक्सेस में कंज्यूम करने से क्या दिक्कतें होती है, ये सब पावर सिस्टम की कहानी है। बट हम बिजली कंपनी ये बोलती है आपको एक्टिव पावर जितना कंज्यूम करना उतना करिए, क्योंकि उसके एवज में हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप पेमेंट दे रहे हो हमें। बट ये रिएक्टिव पावर को, क्योंकि ये तो इमेजिनरी होता, दिखता तो है नहीं, तो जब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इस रिएक्टिव पावर का भी पेमेंट लेने लगी जो दिखता ही नहीं है, तो फिर आप लठ लेके दौड़ने नहीं लग जाओगे बिजली विभाग पे, अरे हमारा मीटर तो, क्योंकि मीटर तो एक्टिव पावर ही कैलकुलेट करता, रिएक्टिव पावर तो कैलकुलेट ही नहीं करता आपका मीटर। ठीक है, तो बिजली कंपनी की ये कोशिश होती है कि एक्टिव पावर से उन्हें दिक्कत नहीं है, बट रिएक्टिव पावर बहुत कम से कम यूज हो, कम से कम यूज हो। इसका मतलब है कि उनका मानना है कि कम से कम यूज हो, तो उन्होंने बोला कि यार टेक्निकल भाषा में हर आदमी को तो नहीं बता सकते एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या है,
इंजीनियरिंग हर आदमी तो किया हुआ नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक काम करते हैं, एक रेशो इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इस रेशो को पावर फैक्टर बोलते हैं। और ये पावर फैक्टर का जो रेशो ये इंडिकेट करता है कि आप कितना एक्टिव पावर यूज कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल पावर। और ये रेशो अगर यूनिटी के नजदीक रहेगा, मतलब इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लगा के 1 की रेंज होती है, 0 से लगा के 1 की रेंज होती है। और ये ज्यादातर यूनिटी के आसपास होना चाहिए, मतलब 1 के आसपास होना चाहिए, 1 के आसपास होना चाहिए। अब देखो 1 के आसपास होना चाहिए मतलब 1 के नजदीक होगा, इसका मतलब Q की वैल्यू बहुत कम से कम है ना। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको 1 रख के देखो कि cos phi 1 मतलब 1 हो जाए, ये रेशो क्या हो जाए, 1 हो जाए। कब हो सकता है, जब Q 0 हो जाए, है ना। देखो यहाँ पे Q को अगर मैं 0 कर दूं तो cos phi कितना हो जाएगा, cos phi हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 0 t स्क्वायर अंडर रूट से निकलेगा तो p से p कैंसिल, 1 हो गया। तो ये दैट इज आइडियल, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। अभी थोड़ी देर रुको, सब कुछ समझ में आएगा, है ना, यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका मतलब है कि बिजली कंपनी ने बोला एक रेशो इंट्रोड्यूस करा, दैट इज पावर फैक्टर। ये रेशो ये इंडिकेट करता है कि आउट ऑफ टोटल पावर कितना आप एक्टिव पावर यूज कर रहे हैं। और बोला साथ में कि आप जितना कम आप रिएक्टिव पावर यूज करोगे तो ये रेशो 1 के उतना नजदीक रहेगा, है ना। अब सपोज करो रिएक्टिव पावर 0 नहीं होके कुछ क्वांटिटी में हुआ, तो ये जो पावर फैक्टर है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लगा के 0.1, 0.5, 0.9, 0.8, इस तरीके से ये 0.9, 0.8 इस तरीके की जो वैल्यू रहेगी, इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रही है, अगर ये रेशो 0.8 या 0.9 रहता है, इसका मतलब दैट मीन्स कि आप रिएक्टिव पावर बहुत ही नॉमिनल यूज कर रहे हैं। तो अगर आप पावर फैक्टर 0.9, 0.8 रखते हैं तो आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी। देखो डोमेस्टिक की तो बात नहीं, जब इंडस्ट्री जब होती बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जब बहुत सारी इंडक्शन मशीन लगी हुई, बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड है, तो वहाँ पर अगर उनका पावर फैक्टर ये रहा 0.1, 0.5, इवन 0.7 पर भी, तो पेनल्टी लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पेनल्टी लगा दे कि आपने पावर फैक्टर अच्छा नहीं रखा। इसका मतलब असल में ये बोलना चाह रहे हैं कि आप पावर क्वालिटी का ध्यान रखिए। क्या रखिए, पावर क्वालिटी का। आप रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा यूज मत करिए। अब इस रिएक्टिव पावर से क्या प्रॉब्लम होती है ये अभी मैं यहां पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर अगर देखो चलो एक ब्रीफ में बता देता हूं कि रिएक्टिव पावर अगर आप ज्यादा लोगे तो आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज क्या है कि आप उसका कोई पे नहीं कर रहे हो। पे किसके लिए कर रहे हो, आप एक्टिव पावर के लिए पे कर रहे हो। अब रिएक्टिव पावर बहुत ज्यादा ले लोगे अगर आप, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर है नुक्कड़ पे, आपकी बिजली तो कहां से आ रही है, ट्रांसफॉर्मर से आ रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मर पे लोडिंग होगी, है ना, अननेसेसरी की लोडिंग होगी जिसका कोई पेमेंट भी नहीं दे रहे हो। उस ट्रांसफॉर्मर पे बिजली कहां से आ रही है, सारे जो खंबे से जो पूरा ट्रांसमिशन लाइन बना हुआ है और जनरेटिंग स्टेशन तक, तो वो जो रिएक्टिव पावर हर जगह से खिंचाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में रिएक्टिव पावर यूज करोगे जिसका कोई पेमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो वो रिएक्टिव पावर ट्रांसफॉर्मर, और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं और बहुत लंबी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, उन सब पे आप क्या करोगे, एक स्ट्रेस डेवलप कर दोगे। इस वजह से रिएक्टिव पावर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पावर सिस्टम में पूरा कंप्लीट यूनिट है, वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मतलब रिएक्टिव पावर को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने एक रेशियो इंट्रोड्यूस करा, दैट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये शो करता है कि आउट ऑफ टोटल पावर आप एक्चुअल पावर कितना ले रहे हो, ठीक है। तो इसका ये रेशो है, और नियर टू क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अभी थोड़ी देर से और समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे नॉर्मल फॉर्मूले पे। फॉर्मूले की अगर बात करें, फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे देखिएगा, यहां पे फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमने इंपीडेंस ट्रायंगल देखा। इंपीडेंस ट्रायंगल में देखा ये कि ये था हमारा R, ये था हमारा XL, और ये था हमारा phi, और ये था हमारा Z, ठीक है। तो अगर मैं cos phi देखूं तो cos phi क्या हो जाएगा, cos phi का मतलब है ये पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos में क्या होता है, बेस अपॉन, तो R बाय Z, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहां पे पैरेलल सर्किट देखो, सीरीज में ऐसा देखा था, पैरेलल में अगर देखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडमिटेंस हो जाएगा, ये कंडक्टेंस हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए BC ले लेता हूं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से cos phi क्या हो जाएगा, cos phi क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड बाय Y,
ठीक है, जी डिवाइडेड बाय वाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट अगर देखूं कि वोल्टेज और करंट इसका जो रेशियो है तो मैं बोलूंगा कि कॉस और एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है ना, कॉस के साथ में जो एंगल आएगा, एंगल बिटवीन वी एंड आई, ये एंगल अगर आपको पता है यहां रख दोगे तो कॉस इनटू वो एंगल, तो पर्टिकुलरली आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। एक ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला अगर मैं पावर से देखूं तो पावर से देखूंगा तो 5 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा P, ये क्यों हो जाएगा, ये S हो जाएगा, तो cos फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस P बाई S, तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया। अब 4 फॉर्मूले हैं आपके पास पावर फैक्टर के, है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी समझ में आया आपको, बहुत ज्यादा नहीं आया होगा, बट आपने घर में थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें बहुत जितने भी इक्विपमेंट है वो कम से कम रिएक्टिव पावर ले, जितनी उनको मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करने के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलो, तो अब ये 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं, और 4 में से क्या करें, 4 फॉर्मूले हमने क्यों डिराइव करें, इनकी क्या लिमिटेशन, क्या आर बाई जेड। देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट cos फाइव में से आर बाई जेड लेके चल जाते हैं, जब नेटवर्क सॉल्व करते हैं तो आर बाई जेड लगा देते हैं, और इस वजह से गलती हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा इनमें डिफरेंस ये है कि यहां पर ये जो शुरू के 3 फॉर्मूले हैं, शुरू के जो नॉट ये वाला जो फॉर्मूला, ये ज्यादातर फिजिबल कहां होगा, सीरीज सर्क्यूट में। कहां पे, जब आपका सीरीज सर्क्यूट है तो आर बाई जेड ज्यादा अच्छा रहेगा। पैरेलल जब है, पैरेलल, तब ये आपका जी और एडमिटेंस और कंडक्टेंस वाला फॉर्म रहेगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए लगा सकते हो, सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए लगा सकते हो, ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए लगा सकते हो। अब आप बोलोगे सर सीरीज का हो गया, पैरेलल हो गया, दोनों का भी हो गया, तो ये फॉर्मूला क्यों इंट्रोड्यूस किया आपने, भाई इतने सारे फॉर्मूले की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी इन 3 फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ही अप्लीकेबल है। जब सर्क्यूट में एक सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर अवेलेबल होगी तो ही ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अगर जहां पर मल्टी फ्रीक्वेंसी आ गई, लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स की बात करते हैं। हार्मोनिक्स मतलब क्या है, अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, तो वहां पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आती है। तो इस वजह से फॉर्मूला हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में P बाई एस ही पढ़ोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सिंगल और मल्टी दोनों पे लग जाता है। ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे भी लग जाता है एंड मल्टी फ्रीक्वेंसी पे भी लग जाता है, और ये सीरीज पैरेलल पे तो लगता ही लगता है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला पावर फैक्टर का ये जो फॉर्मूला है P बाई एस, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये हर जगह वैलिड है। बट ये 3 फॉर्मूले का वैलिड यहाँ पे लिमिटेशन है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लीकेबल है। इस वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आर बाई जेड से मत कैलकुलेट कर देना पावर फैक्टर। हाँ, सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो कर सकते हो, बट मल्टी फ्रीक्वेंसी होगी तो नहीं करना, P बाई एस से ऑलवेज, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे फॉर्मूले। ये क्या रहा कि अल्टीमेटली हमें देखो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, और रेजिस्टेंस मतलब क्या क्या कंज्यूम करता है रेजिस्टेंस, एवरेज पावर P कंज्यूम करता है ना। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ टोटल पावर हम कितना एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं, दैट रेशियो इज कॉल्ड हमारा cos फाई। और cos फाई में देखोगे आप बहुत अच्छे से, अगर ये चीज देखोगे यहाँ पे, अगर आप इमेजिन कर पाओगे कि जैसे जैसे हमारा रिएक्टिव पावर कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा हमारा रेशो रहेगा, उतना अच्छा हमारा रेशो रहेगा। 0 हो जाएगा तो सबसे बढ़िया, बट 0 होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपके जो लोड है वो इंडक्टिव नेचर के हैं, है ना। प्योर रेजिस्टिव लोड तो बहुत कम होते हैं, बल्ब हो गया बहुत ही, अगर आइडियल बात करें तो बहुत कम ऐसे लोड होंगे जो प्योर रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। पर ज्यादातर लोड आपके इंडक्टिव होंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो क्यों होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा 0.8 से लगा के 0.9 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से ओपन करता हूं, इस वाले डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये पावर फैक्टर मीटर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मैं इसको, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। ये है पावर फैक्टर मीटर, यहाँ पे है लीड और यहाँ पे है लेग लिखा हुआ, और ये देखो ये स्केल बनी हुई, एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर नहीं है, और ये लिखा है cos फाई।
ये मीटर आपने अपनी लैब में भी देखना, डिजिटल मीटर होगा, एनालॉग मीटर कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, बट एनालॉग मीटर देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये नीडल है एक तरीके का, 0.5, 0.7, 0.9 और ये 10 नहीं है, 1 है ना। फिर उसके बाद 0.9, 0.7, 0.5। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये 0.5 इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, इसका मतलब क्या है? अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिएगा इसको मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, है ना। इसको थोड़ा सा मीटर को बाद में देखेंगे। अब देखिए इस मीटर को मैं इस तरीके से यहां पे बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने स्केल बना दी, ये स्केल बना दी। अभी हाफ स्केल बनी हुई है, 0.5 तक ही बनी हुई है, बट मैं इसको 0 तक बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं हम लोग। यहां पर ये पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया और एक ये पॉइंट कर दिया एग्जैक्टली मिडिल में। इसको बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया मैंने 0, इसको बोल दिया मैंने 0। ये पावर फैक्टर की स्केल है, पावर फैक्टर की स्केल है। इसका मतलब ये क्या है आपका? यूनिटी पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब 1 cos phi की वैल्यू है ना। 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है ना। किसकी वैल्यू है? सारी की सारी cos phi की वैल्यू है, cos phi की वैल्यू है सारी की सारी, ठीक है। अब देखिए ये 0 है तो इसको बोलते हैं 0 पावर फैक्टर ZPF, 0 पावर फैक्टर। और लीडिंग और लेगिंग दो हो सकता है। देखो हमारे मीटर में अभी कुछ कुछ मीटर में लीडिंग इधर हो जाए लेगिंग इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी इस मीटर के हिसाब से देखें तो इधर हम लोग लेगिंग का बना देते हैं, 0 पावर फैक्टर लेगिंग। और यहां पर भी क्या है? 0 पावर फैक्टर, 0 पावर फैक्टर लीडिंग। इसीलिए बोलते हैं देखो 0 पावर फैक्टर 0 0 2 है, इस वजह से साथ में ये बोलना बहुत जरूरी है कि लीडिंग है या फिर लेगिंग है, क्योंकि 0 तो 2 है। अब यूनिटी तो 1 है तो यहां पे लीडिंग और लेगिंग बोलने की जरूरत नहीं, यूनिटी 1 ही होता है। अब देखो यहां पे एक स्केल बनी हुई है, ये बनी है आपकी निडल, ये निडल शो करती है, ये इस तरीके से निडल। देखो आपको इसमें डायग्राम में निडल दिख रही है, ये निडल, ये इस तरीके से एरो होता है। अब ये जब हम किसी सर्किट पे पावर फैक्टर मेजर करेंगे ना, जब मीटर लगाएंगे तो ये हमें इंडिकेशन दे देगा, जहां पर जिस भी पॉइंट पे देगा हम उस हिसाब से पावर फैक्टर ले लेंगे। अब देखो इसकी स्केल क्या होती है, इस स्केल बहुत प्रॉपर तरीके से अगर हम बनाएं तो ये स्केल इस तरीके से होगी कि यहां पर होगा 0.9, 0.9, 0.8, 0.7, ऐसे करते 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 कहां तक? ये 0.2, 0.1 और अल्टीमेटली 0 पे। सिमिलरली इधर भी क्या होगा? इधर भी डाउनवर्ड चलेगा, 0.9, 0.8, 0.7, ठीक है। करते 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 ये आ गया 0.1 और अल्टीमेटली 0 आ गया। इसका मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या है? 2 है। 0.8 भी 2 है, 0.9 भी 2 है। इस वजह से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, तो आप ऐसा मत बोल देना 0.8। 0.8 के साथ में बोलना जरूर, क्योंकि 2.8 2 है तो लैग है या फिर लीड है, इसका मतलब अभी समझते हैं। देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं, है ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूनिटी पावर फैक्टर की। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब है कि प्योरली रेजिस्टेंस है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है? प्योरली रेजिस्टेंस है। आपने रेजिस्टेंस का फेजर तो देखा होगा। रेजिस्टेंस का फेजर कैसा होता है? वोल्टेज यहां पे और करंट यहां पे। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है? 0। फाई क्या हो गया आपका? फाई आपका क्या हो गया? 0 हो गया। और cos फाई कितना हो जाएगा? फाई 0 हो गया, इसका मतलब cos फाई क्या हो गया? 1 हो गया। यूनिटी देखा आपने। अब देखो यहां पे 0 पावर फैक्टर लेगिंग पे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर आपने देखा होगा एक इंडक्टर, इसको बोलते प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। और प्योर इंडक्टर का फेजर डायग्राम आपने बनाया होगा। फेजर डायग्राम में ये था कि वोल्टेज यहां पे, तो करंट क्या करता है? लैग करता है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है प्योर इंडक्टर के केस में, है ना। और पावर फैक्टर क्या होता है? V और I के बीच का एंगल। तो देखो cos 90 रखोगे, cos 90 रखोगे तो कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं? 0 हो गया, क्योंकि फाई एंगल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फाई एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो cos फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? 0 पावर फैक्टर लेगिंग। मतलब 0 पावर फैक्टर लेगिंग आ जाए तो इसका मतलब प्योर इंडक्टर है। अब देखो यहां पे 0 पावर फैक्टर लीडिंग, इसका मतलब अगर मैं यहां इसको बोलूं 0 पावर फैक्टर लीडिंग, इसको मैं कैपेसिटेंस बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिएगा, यहां पे इसका जो कैपेसिटेंस का फेजर होगा, इसमें आपका क्या होता है? करंट लीड करता है वोल्टेज यहां पे, और करंट आपका क्या होता है? लीड करता है 90 डिग्री। तो यहां पर भी देखो V और I के बीच में एंगल कितना है? 90। तो cos 90 कितना हो गया? अगेन
0 हो गया, बट यहां पे आपका ये जो फाई है 90 है और लीडिंग नेचर है, इस वजह से ये क्या है, प्योर कैपेसिटेंस। मतलब आपका नीडल अगर यहाँ 0 पावर फैक्टर लैगिंग दे, इसका मतलब प्योर इंडक्टिव है सर्क्यूट, ये प्योर कैपेसिटेंस, ये प्योर आपका रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में सर्किट का नेचर क्या रहेगा, 0.8, 0.7, 0.6, 0.2 लैगिंग नेचर है। लैगिंग नेचर है, इसका मतलब है कि यहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का मिक्सिंग होगा। जरूर नहीं सीरीज में लगे हो, कैसे भी लगे हो, आर और एल सर्किट होगा यहां पे, आर और एल, ठीक है, आर और एल का मिक्सिंग होगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ आर एल ही होगा क्या, आर एल से भी पॉसिबल है, आर एल सी भी पॉसिबल है, बट उसमें इंडक्टिव नेचर ज्यादा डोमिनेंट है। इंडक्टिव नेचर क्या है, ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि लैगिंग का मतलब है इंडक्टेंस, क्योंकि करंट पीछे चल रहा है, ठीक है। तो 1 से लगा के 0 के बीच में आरएल सर्किट पॉसिबल है, या फिर आरएल से जिसमें इंडक्टेंस का डोमिनेंस हो। इसका मतलब है जब ये निडल इधर की साइड में जा रही है तो रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है, और इंडक्टेंस नेचर, सर्किट में इंडक्टेंस नेचर क्या होते हैं, बढ़ते जा रहा, और इस पॉइंट पे आते हुए रेजिस्टेंस 0 और प्योर इंडक्टेंस बच जाएगा, प्योर इंडक्टर बच जाएगा। जब यहां से वापस निडल इस तरफ जा रही है तो इंडक्टेंस डाउन और प्योर रेजिस्टेंस। अब इधर लीडिंग वाले सेक्शन में आते हैं, क्योंकि ये पूरा सेक्शन हमारा कौन सा है, ये पूरा सेक्शन जो था हमारा ये लैगिंग नेचर था। क्या था ये, लैगिंग नेचर। और ये पूरा सेक्शन क्या है हमारा, लीडिंग नेचर। लीडिंग मतलब कैपेसिटेंस नेचर। तो और यहां पे ना तो यूनिटी है ना तो 0 है, इसके बीच का कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि सर्किट का नेचर आपका कैसा रहेगा, यहां पे रहेगा आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मिक्सिंग रहेगा, ठीक है। और अगर आरएलसी सर्किट भी हुआ तो क्या हो सकता है, जिसमें आपका कैपेसिटेंस नेचर क्या रहे, डोमिनेंट रहे, कैपेसिटिव नेचर क्या रहे, डोमिनेंस रहे, ठीक है। कैपेसिटेंस नेचर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात हो रही है ना। ओमिक वैल्यू तो क्या होता है, इनका रिएक्टेंस वाला होता है। तो समझ में आया पूरा का पूरा आपको। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखो दोनों चीजें हैं। तो अगर मैं यहां पे फेजर बनाना चाहूं, इसको cos फाई को थोड़ा मैं इधर ले आता हूं, है ना। अगर मैं यहां पे फेजर बनाना चाहूं, इनका यहां पे फेजर डायग्राम अगर बनाऊं, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट कुछ किसी एंगल पे होंगे, किसी फाई एंगल पे होंगे, है ना तो 0 ना 90 डिग्री, ना तो 0 डिग्री ना 90 डिग्री, समवेयर इन बिटवीन 0 to 90। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी वोल्टेज और करंट, बस करंट क्या होगा, यहां पर भी एक एंगल होगा बट करंट पीछे रहेगा, है ना। लैगिंग नेचर मतलब पीछे की साइड में, इधर करंट लीडिंग के तौर पे, है ना, वोल्टेज से आगे, इधर वोल्टेज से पीछे चलेगा। समझ में आया इतना। तो ये पूरा पावर फैक्टर का स्टोरी, जहां पे मैंने सर्किट्स बता दिए सारे के सारे। प्योर इंडक्टर होगा तो पावर फैक्टर 0 होगा, प्योर कैपेसिटेंस होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्योर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। अगर इस बीच में होगा कहीं ना कहीं आरएल सर्किट रहा तो पावर फैक्टर कुछ ना कुछ क्या रहेगा आपका, 1 से 0 के बीच में रहेगा। और आरएलसी हुआ तो इंडक्टेंस डोमिनेंट हुआ तो आपका लैगिंग नेचर रहेगा। इधर रहा लीडिंग साइड में रहा तो आरसी सर्किट हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं हमारा पावर फैक्टर 1 से लगा के 0 लीडिंग के फॉर्म में होगा। आरएलसी होगा तो अगर कैपेसिटेंस डोमिनेंट हुआ तो इस साइड में रहेगा। तो ये पूरा का पूरा हमने पावर फैक्टर की डेफिनेशंस देख ली। मजा आया यहाँ पे, सारी चीज क्लियर है। अब 2-3 पॉइंट और आपके दिमाग में रहते हैं कि सर यहाँ पे ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, हमको फाई और थीटा एंगल वाला जो दिक्कत था ना वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम बता देता हूं। थीटा और फाई में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इस थीटा को बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, इंपीडेंस एंगल, इंपीडेंस एंगल, ठीक है। और इस फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। देखिए क्या होता है, 2-3 केसेस की बात करता हूं मैं, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़ी देर के लिए 2 अलग अलग सर्किट लेते हैं कि यहां पे आपका क्या है, आपका सप्लाई है, थोड़ी देर के लिए सप्लाई है, और यहां पे आपका ये पूरा का पूरा लोड लगा हुआ है, पूरा का पूरा लोड लगा हुआ है, दैट इज अवर आरएल लोड, आरएल लोड लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आरएल सर्किट दे रखा है। और ये कुछ फॉर्म में ऐसे भी, ये अगर लोड मेंशन भी नहीं करे, कई बार हमें नेटवर्क थ्योरी में ये लोड मेंशन नहीं करते हैं डायरेक्टली, हमें बोलते हैं कि यहाँ पे आरएल लगा हुआ है। आरएल कुछ इस तरीके से भी लगता है, कुछ इस तरीके से भी लगता है, या फिर
कुछ इस तरीके से भी लगता है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे, इंडक्टेंस यहाँ पे, इस तरीके से भी सर्किट बनता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि वोल्टेज, ये वोल्टेज होता है हमारा और यहाँ से जाने वाला करंट होता है, यहाँ पर ये वोल्टेज होता है और यहाँ से जाने वाला करंट होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे सोर्स लगा है और ये असल में लोड है, RL, कहीं ना कुछ लोड लगा होगा, तो लोड ये R यहाँ से उठा के इधर भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली लोड को ही डिनोट कर रहा है, अल्टीमेटली लोड को ही डिनोट कर रहा है। कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग लोड ही मानेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए कि यहां पर, यहां से सप्लाई एंड से अगर मैं इसका लोड का देखूं, है ना, यहां पे देखना, यहां पर ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी इसके अक्रॉस वाला ही वोल्टेज है और करंट तो क्या था, सेम ही करंट था। यहां का वोल्टेज भी क्या है, अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो ये वोल्टेज, मतलब यही वोल्टेज अपीयर कर रहा होगा यहाँ पे, इन दोनों को, मतलब ये बस लिखने का तरीका है, रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ सीरीज में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यही सप्लाई वोल्टेज यहीं पे होगा, करंट तो वही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सोर्स से लगा के ये जो लोड है हमारा RL, इसके बीच में इस वायर का कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली सोर्स लोड पे ही अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में, इस तरीके केसेस में हम थीटा और फाई, जो इम्पीडेंस एंगल निकलता है वही हमारा पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। और ज्यादातर 95% केसेस नेटवर्क थ्योरी में पर्टिकुलरली थीटा इक्वल टू फाई ही रहता है, क्योंकि बीच में कुछ भी इस वायर वगैरह का कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह मेंशन नहीं होता है, ठीक है। बट अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूं, ये मैंने किसके रेफरेंस में बात करी, हाँ अच्छा, मैं नेटवर्क में भी अलग अलग करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है। देखो अब कुछ सर्किट आपको ऐसे मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए सोर्स लगा यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, या फिर एक काम करते हैं, कुछ भी लगा है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस लगा है या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये लोड आपका अलग से दे रखा है, RL लोड यहाँ से दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे अलग से दे रखा, मतलब वोल्टेज तो ये है V, यहाँ से करंट जा रहा है, तो करंट आप देखो, करंट का क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये लोड का कोई पूछे कि बताओ इस लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप थीटा, इसका जो थीटा निकलेगा वो सिर्फ R, इस लोड के रेफरेंस में इंपीडेंस एंगल निकलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो लोड है हमारा और यहाँ पे जो जाने वाला करंट, अब हम यहाँ नहीं बोल सकते कि यही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर कर जाएगा। अब ये सप्लाई वोल्टेज और ये वोल्टेज डिफरेंट है, तो इसके, क्योंकि ये पावर सिस्टम में कैसे, ये सोर्स जनरेटिंग एंड है और ये आपका लोड, और बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उस ट्रांसमिशन लाइन का भी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू फाई, क्यों है ना, नॉट इक्वल टू फाई। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो थीटा है वो थीटा, ये इंपीडेंस एंगल, इसका थीटा निकलेगा, इंपीडेंस जो सीरीज में जो इंपीडेंस है, ये लोड का भी इंपीडेंस होगा, है ना। तो हमें अब क्या करना है, अब पावर फैक्टर ऐसा नहीं है कि वोल्टेज और करंट का रेशो, नहीं, इस बार पावर फैक्टर दो हो जाएंगे। यहाँ पे कैसे दो हो जाएंगे, एक सप्लाई साइड का पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर, है ना, या सोर्स पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर ये लोड पावर फैक्टर। तो दो पावर फैक्टर बनेंगे। सप्लाई पावर फैक्टर बोलेंगे वोल्टेज और इस करंट के बीच का एंगल, और लोड पावर फैक्टर इस वोल्टेज और इस करंट का। अब ये दोनों वोल्टेज तो सेम है नहीं, तो इस वोल्टेज और इस करंट का जो एंगल होगा वो पावर फैक्टर एंगल कहलाएगा, और ये सप्लाई का पावर फैक्टर। तो ऐसे केसेस में दो पावर फैक्टर हो गए, सप्लाई साइड का, सोर्स साइड का और लोड साइड का। बट नेटवर्क थ्योरी में यहाँ पे अभी हमने सप्लाई की बात करी, क्या, क्योंकि जो सप्लाई का था वही हमारा लोड का था, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं था। तो जब बीच में कुछ भी नहीं हो, सिंपली ये है, तो जब थीटा और फाई बोल सकते, क्योंकि अभी तक जितने भी सर्किट देखे हमने वहां पे कुछ भी बीच में ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने थीटा की जगह फाई भी यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब पावर सिस्टम की बात करेंगे, पावर सिस्टम मेनली, वहां पे आप ट्रांसमिशन लाइन का भी कुछ होगा, तो वहां पे आप सोर्स पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर दोनों अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी, डिस्टेंस बहुत है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कई किलोमीटर की डिस्टेंस है। बट यहाँ नेटवर्क में क्या ही डिस्टेंस, मानो सर्किट है बहुत छोटा सा, है ना, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको वरी मत होइए, नेटवर्क थ्योरी में जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो ये केस पे भी करवाऊंगा सॉल्व, और इस पर्टिकुलर केस पे भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि सोर्स पावर फैक्टर और लोड पावर फैक्टर में डिफरेंस होता है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते सर फाई और थीटा तो एक ही लेके चल रहे हैं बार बार, फिर बाद में जब पावर सिस्टम पढ़ाते ना नेटवर्क में तो ठीक है, जब पावर सिस्टम पढ़ना चालू करते तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर थीटा फाई तो एक ही था, यहाँ अलग अलग कैसे हैं। बट मुझे पता है कि आपको पावर सिस्टम भी पढ़ना है और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, तो ये चीज मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, ये वहां पे भी क्लियर करी है मैंने, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया छोटा सा डिफरेंस।
चलो अब और कुछ भी नहीं बचा है। सिंपली अगर मैं एवरेज पावर को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन और करवा देता हूं मैं आपको कि आर सर्किट और आरएल सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा हम लोग वेवफॉर्म बना के इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि आपकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। सपोज करिए प्योर रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर साइनोसॉइडल सप्लाई है। इसके ऊपर क्या है आपका साइनोसॉइडल सप्लाई है। इस तरीके से मान लेते हैं ये वोल्टेज V इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होगा और ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट जाएगा इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करूँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट में और पावर का ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो वो कैसा दिखाई देगा वो देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग वोल्टेज क्या होगा Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। तो Vm sin ओमेगा टी, तो इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं वोल्टेज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वोल्टेज रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ रहा आपका वोल्टेज, ठीक है। ये क्या है वोल्टेज और इसका जो पीक वैल्यू है ये वोल्टेज V ऑफ टी है और इसका जो पीक वैल्यू दैट इज Vm। अब मैं मान लो यहां पे ड्रॉ करता हूं करंट ड्रॉ करता हूं I ऑफ टी। तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है, तो यहां पर कोई भी डिले नहीं होगा और इस तरीके से आपका करंट दैट इज Im, है ना। ये पीक वैल्यू। अब अगर मुझे पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव पावर, ठीक है। P ऑफ टी निकाल रहा हूं, आई बात समझ में। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, ठीक है, अगेन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब है कि आपको जो एवरेज, अगर इसका हमें एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस है, एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज क्या हो जाएगा Vm Im/2 दैट इज अवर एवरेज पावर, ठीक है। ये क्या हो गया P एवरेज। ये है प्योर रेजिस्टेंस का केस। ये क्या है आपका प्योर रेजिस्टेंस का केस, समझ में आया। P एवरेज किस में है, ये P एवरेज मतलब कि P एवरेज रेजिस्टेंस सर्किट में है तो PR कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब मैं सिमिलरली अगर एक आरएल सर्किट ले लूं तो उसमें कैसा वेवफॉर्म दिखेगा वो देखिएगा, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग के तार थोड़े से और अच्छे से खुलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये वैसे मैं डिस्कशन कराता ही नहीं हूं नॉर्मल लेक्चर में, बट अभी मन किया है कि थोड़ा सा और ज्यादा बता दूं तो बता दिया, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से जानेंगे, बट ये वेवफॉर्म आरएल लोड के लिए जरूर बता देता हूं मैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ज्यादातर जो लोड होते हैं प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग लोड वो आरएल टाइप के ही होते हैं, जिसमें क्योंकि प्योर इंडक्टर तो होता ही नहीं है और प्रैक्टिकल इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब कि आरएल लोड होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आरएल का बनाते हैं, तो ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस बना देते हैं और ये आपका सप्लाई वोल्टेज एंड करंट सब कुछ रहेगा, है ना भाई। अब मान लो वेवफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो वेवफॉर्म मैं यहां से अगर इसको कॉपी करूं, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं वेवफॉर्म में, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलो अब आपको एनालिसिस करना आसान होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, वोल्टेज का वेवफॉर्म तो सिमिलर वही रहेगा, बट करंट का वेवफॉर्म इस बार बदलेगा। आपका करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, बदलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि आरएल सर्किट में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये वोल्टेज है और वोल्टेज V, और जो करंट जाएगा इस आरएल सर्किट में वो करंट इस तरीके से लैग करेगा। अभी हम लोगों ने देखो पावर फैक्टर वगैरह में देखा था कि आरएल सर्किट लैगिंग ने, क्योंकि इंडक्टेंस है तो लैगिंग नेचर, मतलब कि करंट लैग करेगा कितने से, फाई एंगल से। तो यहां पर भी हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे कि आपका जो करंट बनेगा वो लैग करेगा, वो थोड़ा सा डिले चालू होगा। लैगिंग मतलब डिले, ऑलरेडी मैं बेसिक में सब चीजें ये सारी टर्मिनोलॉजी बता चुका हूं, ठीक है। तो डिले का मतलब है ये जीरो यहां पे वोल्टेज का, तो करंट का जीरो आगे से चालू होगा, तो ये पहले खत्म भी जल्दी होगा। एग्जैक्ट मिड में नहीं करते इसको, थोड़ा सा पीछे से कर लेते, थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि समझना आसान हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये इधर
इस साइड का और बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें करंट नजर आएगा, दैट इज IM। मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग पावर बनाएंगे, अगर यहाँ पे पावर P ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, P ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो पावर को अगर मैं यहाँ पे देखूंगा और फिर ये यहाँ पे बना देता हूँ एक्सिस, फिर ये जीरो क्रॉसिंग यहाँ पर भी हो रहा है, और कहाँ जीरो क्रॉसिंग, यहाँ पर भी जीरो क्रॉसिंग हो रहा है, और यहाँ पर भी जीरो क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बनाऊं इसका, तो देखिएगा, ध्यान से देखना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि ये निगेटिव होगा, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होगा, थोड़ा सा ही है ना, थोड़ा सा ही होगा। देन मैक्सिमम पोर्शन आपका काय में पॉजिटिव, इतने वाले पोर्शन में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब बड़ा हिस्सा काय में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगेन देखो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, अगेन छोटा मल्टीप्लिकेशन माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो नीचे आ गया। उसके बाद अगेन निगेटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगेन पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपको देखो, यहां पे अगर हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो आप रेजिस्टेंस आर लोड से कंपेयर करो, आर लोड में निगेटिव सेक्शन में क्या था, निगेटिव पावर तो था ही नहीं कुछ भी, बट यहां पर निगेटिव पावर भी जा रहा है थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 5 मानूं, है ना, जब प्योर रेजिस्टेंस था और एक एवरेज की वैल्यू मैंने 5 मान ली है, तो अब यहां पे इंडक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जो पावर, कुछ पावर क्या चले गया, निगेटिव चले गया, तो इसका मतलब है कि 5 से तो कम हो गया होगा, है ना। इस ओवरऑल 5 में से कुछ पावर कम हो गया होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एवरेज पावर मेरा क्या हो गया होगा, एवरेज पावर जो है वो अब कम हो गया होगा, और इसमें VM IM बाई 2, VM IM बाई 2 इंटू ये जो cos फाई से डिले हुआ था ना, सॉरी फाई एंगल से डिले हुआ था ना, इसका cos कंपोनेंट cos फाई, तो इसका मतलब VM बाई रूट 2, VM बाई रूट 2 कर दो, VRMS IRMS cos फाई, तो दोनों कंपेयर करो। और cos फाई की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 1 रेजिस्टेंस के लिए होती है और 0 प्योर इंडक्टर के लिए होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे RL लोड है तो 1 से तो कम होगी और 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये हमेशा लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 होगी। अल्टीमेटली ये जो VM IM बाई 2 है और यहाँ पे VM IM बाई 2 cos फाई है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पावर RL में जो होगा वो लेस देन होगा कंपेयर टू दी रेजिस्टेंस। बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे दिख रहा है। तो अब समझ में आया आपको क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडक्टेंस का पोर्शन इंट्रोड्यूस होते जाएगा तो हमारा पावर, जो हमारा एक्टिव पावर है, एवरेज पावर जो है वो आपका नेगेटिव में होते जाएगा, नेगेटिव में होते जाएगा। बाकी तो मैंने प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटेंस के ग्राफ ऑलरेडी बेसिक डेरिवेशन में बताई दिए हैं, ठीक है। तो एक जस्ट आपको थोड़ा सा और दिमाग के तार थोड़े से खुले, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपका बढ़े। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स से इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ब्रांचेस, उसमें इमेजिनेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें दिखता है कि चलो ब्रिज बन रहा है, तो हाँ ब्रिज के पिलर्स, RCC घर बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, मैकेनिकल वाला इंजन दिखता है। बट इलेक्ट्रिकल वाले बैकग्राउंड क्या होते हैं, हमें ना चार्ज दिखता है कभी, ना करंट दिखता है, सिर्फ महसूस होता है कि हाँ भैया ये वायर लगा हुआ है, इसके अंदर से करंट जा रहा है, दिखता तो है नहीं, है ना। तो कई बार हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मशीन के अंदर चल रही होती जो हमें पढ़ना होती। तो इसमें इमेजिनेशन पावर जितना अच्छा होगा आपका, जितना अच्छा इमेजिन करोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितना अलग अलग एंगल से सोचोगे। अब इसका मतलब ये मत कर देना कि सोचने बैठो तो बस सोचते ही रहो, हमें एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान में सोचने का या अच्छा ज्ञान आपको है, इसका प्रूफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका एग्जाम निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने विद इन द सिलेबस रह के बहुत अच्छे से सोचना है ना। अब ऐसा भी नहीं कि सोचो ही मत, सोचो, बिल्कुल सोचो, अच्छे 3 डायमेंशन जाए, आपका दिमाग थोड़ा सा चलता रहे, अलग अलग चीज को देखो। तो पावर और पावर फैक्टर अभी मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, ये नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। अब अगर जब मैं पावर सिस्टम और मशीन पढ़ाऊंगा, तब अगर आपने ये नेटवर्क में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो वहां जब पढ़ेंगे तो आपको अलग लेवल पे मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि नेटवर्क में जितने भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करिए, और ये जो टॉपिक है पावर और पावर फैक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से पावर के क्वेश्चन हैंडल करते हैं। बहुत मजा आता है पावर के क्वेश्चंस, कई बार है ना बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको बहुत
बहुत ही लॉजिकल तरीके से जितना आपने थ्योरी पढ़ा है, जितना आपने फाउंडेशन पढ़ा है, उनको हर एक को जोड़ते हुए हर एक तार को जोड़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जुड़िएगा। और जितने भी क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आए हैं। जितने 25 साल के इतिहास उठा के देखोगे गेट का तो आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे पावर के ऊपर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।